सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव विशेष रूप से हाजिर हूं आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट के साथ। मेरे तमाम साथी जिन्होंने अपने 12वे ATG रिन्यूअल के लिए दिए हुए थे या जिन्होंने अपने प्रोविजनल जो उनके सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो गए थे और परमानेंट एप्लीकेशंस के लिए उन्होंने अपनी 12 ATG की फाइल लगाई हुई थी, उनका सवाल था कि सर हमारे जो प्रोविजनल्स हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं या फिर लंबे समय से पेंडिंग हैं जिस पर कोई रिस्पॉन्स जो है नहीं आ रहा है। तो मैं आज एक अपडेट के साथ आपके पास आया हूं कि ये जो आपके अपडेट्स वहां से नहीं आ रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसका कारण है कि अब 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूर्णतया लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपके पास इसके रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। अब ये जो नया प्रोविजनल या जो नया प्रोविजन लागू किया गया इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से, आखिर इसमें क्या है? इसमें संस्थाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इसमें संस्थाओं को आसानी होगी या मुश्किलें बढ़ेंगी संस्थाओं की, मैं उस पर डिटेल में बातचीत करने वाला हूं और कुछ प्रश्नों के जवाब भी मैं यहां पर लूंगा। तो 12वे ATG से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहला, ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसमें आपके जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि चाहे आप इस पर 12वे ATG अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इस पे ऑडिट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इस पे इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हो, इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको काफी सरल बनाया गया है, पहली चीज। दूसरा, कुछ चीज मुश्किलें भी बढ़ाई गई हैं एनजीओज की, जैसे जो हम एनोमस डोनेशंस दिखाया करते थे, यानी कि गुमनाम चंदे जो हम दिखाया करते थे, उसके नियम कड़े हो गए हैं। अब जो भी कोई अनाम चंदा आप दिखा रहे हैं 1 लाख रुपए से अधिक, है ना, या अनाम चंदे की जो राशि है वो आपके टोटल जो आपका जो टोटल टर्नओवर है उसका 5% से अगर अधिक हो रही है तो उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। होता क्या था, हमारी एनजीओज जो है कैश डोनेशन के नाम पर, एनोमस डोनेशन के नाम पर अपनी ऑडिट्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी लिखवा दिया करते थे। अब वो चीजें नहीं चलेंगी। एनोमस डोनेशन का जो प्रोविजन है, जिस पर अनाम चंदे पर जो टैक्स का प्रोविजन लागू किया गया, वो धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा, क्योंकि देखिए मंदिर हैं, धार्मिक संस्थाएं, वहां पर एनोमस डोनेशन ज्यादा होता, क्योंकि वहां दान पेटी रखी होती है मंदिर के बाहर, तो वहां पर कौन कितने डाल के जा रहा कुछ पता नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक संस्थाएं इस क्राइटेरिया से बाहर रहेंगी, बाकी सब पर अनाम चंदे पर जो है टैक्स अब लागू हो गया है, उस पर आपका टैक्स कटेगा। अब वो अनाम चंदा कितना है, या तो 1 लाख रुपए से अधिक हो, या आपका जो टोटल आप डोनेशन दिखा रहे हैं उसका 5% से भी अगर ऊपर हो गया तो आप पर टैक्स लागू हो जाएगा। क्लियर है? नॉन गवर्नमेंट एनजीओज को एकीकृत शब्द में पेश किया गया है। अब नया जो कानून है वहां पर हम ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं या क्या है क्या नहीं है, वहां पर सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपको संबोधित किया जाएगा। राइट? हमारे जो डोनेशंस हैं उसको जो खर्च करने का नियम है उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन यहां पर दिया गया है कि अब आपका जो टोटल डोनेशन है उसका 85%, ध्यान रखिएगा, 85% टोटल जो है सामाजिक कार्यों में खर्च होना चाहिए। कई बार संस्थाओं की जो ऑडिट्स होती थी उसमें ये रहता था कि भाई हमने 10 लाख का डोनेशन लिया, उसमें 3.5 लाख रुपए हमारे HR में और सैलरीज में, इसमें और उसमें खर्च हो गए, 6.5 लाख रुपए आप दिखा रहे हो
कि हमने जिस चैरिटी के अंदर खर्च किया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपका जो एचआर या जो भी आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, संस्था के जो निजी एक्सपेंसेस हैं, वो 15% के अंदर आपको सिमटाने होंगे, 15% के अंदर कंप्लीट करने होंगे। बाकी का 85% जो है वो सामाजिक कार्यों में, यानी कि आपके चैरिटेबल वर्क में दिखाया जाना कंपलसरी है। उसका खर्च, उसके खर्च का विवरण दिखाया जाना कंपलसरी कर दिया गया है। अगर ये राशि खर्च नहीं की जाती है या गलत जगह आप एक्सपेंडिचर्स में दिखा रहे हैं, तो उस पर भी अब टैक्स लगा करेगा, राइट। जो जनरल पब्लिक यूटिलिटीज थी, राइट, जनरल पब्लिक यूटिलिटीज थी, यानी कि सामान्य जनोपयोगी कार्यों में जो संस्थाएं संलिप्त थी, उनको जो व्यावसायिक आय होती थी, बिजनेस इनकम जिसे हम बोलते थे, बिजनेस एक्टिविटी कैप्स, वो अब 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। होता क्या था, सेक्शन 8 एनजीओज मोस्टली इस चीज के, ये वहां पर लागू होती थी। सेक्शन 8 एनजीओज के मन में एक प्रावधान था कि भाई हम तो एक कंपनी है, हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, हालांकि हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी से कमाए गए इनकम को चैरिटेबल जो है उसमें खर्च करेंगे। तो वो पूर्ण तरीके से व्यावसायिक रूप से काम कर रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप सेक्शन 8 है और आप किसी भी प्रकार की इनकम जनरेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, आईजीपी पे वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई जो है जनरल पब्लिक यूटिलिटी पे काम कर रहे हैं, जहां पर कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, तो वो जो बिजनेस एक्टिविटी से प्राप्त जो इनकम है वो आपकी टोटल टर्नओवर का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी संस्था में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, वो सिर्फ अब 20% तक सीमित करनी होगी। तो अच्छे नियम है, काफी बहुत शानदार लगा मुझे। जो हम चाह रहे थे, पिछले काफी सालों से हम प्रयासरत थे कि संस्थाओं के लिए कुछ नियमों की कड़ाई करनी चाहिए, तो वो बिल्कुल अनुपालन में सख्ती यहां दिखाई दे रही है। अगर आपकी संस्था जो है आय की छूट सीमा से अधिक टर्नओवर कर रही है, तो आपके खाते का ऑडिट और वार्षिक रिटर्न फाइल कंपलसरी कर दिया गया है। काफी सारी संस्थाएं एक्सक्यूज देती थी, मोस्टली मैंने चीज नोट की थी ट्रस्ट और सोसाइटीज के अंदर, कि सर हमने ऑडिट नहीं करवाई। भाई क्यों नहीं कराई? हमारे सीए साहब कहते हैं कि अभी तुम्हारी टर्नओवर इतनी नहीं है कि आप ऑडिट के दायरे में आओ। सर ऑडिट अब कंपलसरी है, ऑडिट अब कंपलसरी है। फर्क सिर्फ ये है कि अभी तक जो आपकी ऑडिट चल रही थी वो पेपर वर्क में थी, राइट, पेपर जो हम कहते हैं उसको ऑन पेपर, राइट। अब आय टैक्स की जो आय छूट की जो सीमा है, उससे आप जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं, आपकी डिजिटल जो ऑडिट है वो मैंडेटरी हो गई है। देखिए, आपकी इनकम टैक्स के जो फाइलिंग होती है उसके दो नियम होते हैं। एक होती है पेपर, आपकी जो जिसे फाइनेंशियल ऑडिट्स ऑन पेपर कहते हैं, एक होती है कंप्यूटराइज। तो अब कंप्यूटराइज ऑडिट का भी प्रावधान यहां पर दिया गया है। जिन संस्थाओं की टर्नओवर ज्यादा है, जिन संस्थाओं का डोनेशन क्राइटेरिया लंबा है, उन्हें अब कंप्यूटराइज यानी कि डिजिटल जो है अपनी ऑडिट्स करवाना मैंडेटरी हो गया है। तो ये जो बदलाव हैं ये प्रभावी रूप से 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। अब बात करते हैं 12A और ATG एप्लीकेशन में। 12A ATG एप्लीकेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल यहां पर बनाया गया है। क्या चेंज गया है वो अब बात कर लेते हैं। कल तक जिसे हम बात करें, देखिए मैं इसके लिए लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। यहां पर हम क्या करते थे, जब भी हमें अपना 12A ATG की फाइलिंग करनी होती थी तो हम यहां पर आते थे। ये देखिए, फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स 1961। तो अब ये 1961 जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स 2025 चलेगा। तो पहले हम क्या करते थे, फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या था कि हमें अगर 12A ATG जो है लेना है, तो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हम यहां पर फॉर्म 10B फाइल करते थे, राइट। ये रहा, यहां पर 10B हम फाइल करते थे 12A और ATG वगैरह के लिए, है ना। प्रोविजनल के लिए हम 10A फाइल करते थे, परमानेंट के लिए 10B फाइल करते थे, राइट। तो ये जो 10A और 10B थे, अब इनको चेंज कर दिया गया है।
कहां चेंज हुआ है बताते हैं अब आपको। यहां चलते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आपका जो 12A था, जो 12A एप्लीकेशन थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं इनकम टैक्स के। वहां पर अगर हम बात करते हैं आपके प्रोविजनल ऑर्डर फॉर्म या प्रोविजनल फॉर्म की, उसको अब यहां पर स्पेशल प्रोविजन फॉर द रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म 104, ध्यान दीजिएगा, प्रोविजनल अप्रूवल के लिए अब फॉर्म 104 नाम दिया गया है। यहां से होगा आपका प्रोविजनल एप्लीकेशन, राइट। अब बात करते हैं परमानेंट फाइलिंग की। यहां से 12A ATG की प्रोविजनल फाइलिंग आप यहां से करेंगे और यहां से आप करेंगे परमानेंट फाइलिंग फॉर्म 105 से। ये दो हो गई मेन चीजें आपकी, ठीक है। ज्यादा हम लंबे में नहीं जाएंगे, जो मेन आपके काम की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। 104 आपके प्रोविजनल के लिए, 105 आपके परमानेंट एप्लीकेशन के लिए। अब जो है बात करते हैं, एक नियम था इसके अंदर, जो भी आपके अब आपने जो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर्म 18 वगैरह, ये सब, ये टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ, ये सब आपके सीए के एंड का वर्क है, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ एन अकाउंटेंट, यहां पर डिडक्शन एंड कलेक्शन के लिए, ये सारा सीए के एंड का वर्क है। इसमें आपके देखने लायक कुछ भी नहीं, आपके देखने लायक जो दो चीजें थी, क्योंकि मोस्टली संस्थाओं को हम कहते हैं कि अपनी 12A ATG की फाइलिंग आप खुद किया करें। तो आप अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल रूप से बता रहा हूं मैं आपको, जब भी आपको प्रोविजनल अप्लाई करना है 104 इस पर फॉर्म 104 पर आना है आपको। आप परमानेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म 105 पर आना है आपको, राइट। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अब होता क्या था, हमारे पास जो 12A ATG आते थे उसमें एक वैलिडिटी का ऑप्शन होता था। तो वैलिडिटी के अंदर जब हम कॉलम देखते थे वैलिडिटी का, लेट मी शो यू, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। अगर मेरे पास पुराना जो है 12A ATG सर्टिफिकेट पड़ा होगा तो थोड़ा सा और चीजें इसमें बेहतर हुई हैं, मैं थोड़ा सा उस पर ही बात करना चाहूंगा। यहां पर हम एक बार देख लेते हैं ट्रस्ट, और मैं अपना ही एक पुराना सर्टिफिकेट जो है 12A का और ATG का, वो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। होता क्या था, हमारे पास जो 12A ATG हुआ करता था उसमें वैलिडिटी को लेकर बड़ा लफड़ा होता था। वैलिडिटी लोगों को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वैलिडिटी पे यहां पर मेंशन होता था कुछ इस प्रकार से, लेट मी शो यू। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी के अंदर क्या होता था, AY 202425 है ना, असेसमेंट ईयर 2024-25 तक ये वैलिड है। तो कई साथियों को लगता था कि ये मार्च 2025 तक चलेगा, है ना, या आपने जिस डेट को अप्लाई किया, जैसे 31 मार्च 2021 का यहां पर डेट ऑफ एप्लीकेशन थी, तो लोगों को लगता था कि 31 मार्च 2025 तक तो मेरा वैलिड है, उसके बाद देखूंगा मैं इसको। अब नहीं, होता क्या है, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि अगर मेरी 12A ATG के एप्लीकेशन की वैलिडिटी पर लिखा हुआ है 26-27 AY 26-27, इसका मतलब है कि वो मार्च 2026 में एक्सपायर हो गया है। असेसमेंट ईयर हमेशा करंट ईयर, जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर होता है, उससे अगले वाला होता है, नेक्स्ट, है ना। तो अब ये जो नेक्स्ट और फाइनेंशियल ईयर, ये इसे अब समझने की, इसे जानने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें जो नया प्रावधान जो लागू किया गया है, वो नया प्रावधान ये कहता है कि अब आपका जो फॉर्म है, देखिए मैं यहां पर 10 फॉर्म को खोल के दिखाता हूं, आप देखेंगे टैक्स ईयर के नाम से। अब यहां पर प्रोविजनल ईयर या असेसमेंट ईयर, है ना, तो AY वगैरह का चक्कर यहां पर हो गया खत्म, बिल्कुल ठीक है जी, AY वगैरह का चक्कर खत्म होगा। अब यहां पर टैक्स ईयर रहेगा। टैक्स ईयर 2026-27 का मतलब है मार्च 2026 से लेकर अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक। तो अब टैक्स ईयर के नाम से इसको जाना जाएगा। तो अब आपको अपने प्रोविजनल को समझने में, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को समझने में जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई थिंक सो, मैं जहां तक मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में आपको बताना चाहिए, वहां तक मैंने इसको काफी क्लियर आउट कर दिया है। इसके बाद अब ले लेते हैं, कुछ सवालों की ओर बढ़ते हैं।
कुछ साथियों का कहना है सर हमने जो है मार्च से पहले अपना 1280G अप्लाई किया था, उसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। तो सर इस केस में आपको जो है ये नई एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी होगी, उसका जवाब नहीं आएगा, वो पेंडिंग ही दिखाएगा या फिर वो लास्ट में आपको जो है विड्रॉल या जो है डिस्ट्रैक्टेड दिखाएगा आपको फाइल को। तो आप नए प्रोविजन के अंदर, अगर अभी तक आपके पास कोई जवाब नहीं आया, चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई नोटिस इशू हुआ हो और आप उसका जवाब ना दे पाए हों, तो पहले उसको चेक कर लेना है। अगर वहां पर कोई भी जवाब नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं निकला है आपका, तो आप नए एक्ट के तहत, न्यू एक्ट 2025 के तहत आप अपनी नई एप्लीकेशन फिर से कर दें। इसका जवाब जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रक्रिया जो है बड़ी सुगम कर दी गई है। अब जवाब बहुत जल्दी आया करेंगे। प्रोविजनल के लिए अगर मैं बात करूं 3 दिन के अंदर, विद इन 3 डेज आपको प्रोविजनल जो है प्रोवाइड हो जाएगा। अगर मैं परमानेंट एप्लीकेशन की बात करता हूं तो विद इन 15 डेज आपको जो है इसका रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, सर मेरे पास पहले से 1280G है, क्या वो कैंसिल हो गया है? नहीं सर, जो आपके पास ऑलरेडी प्रोविजनल है सर्टिफिकेट या परमानेंट है, वो आपका एज इट इज रहेगा और वो जो है वैलिड रहेगा, राइट। जो भी आपके पास प्रोविजनल या परमानेंट के रूप में जो सर्टिफिकेशन है वो एज इट इज रहेगा, वो वैलिड रहेगा। आपके पास चाहे प्रोविजनल हो चाहे परमानेंट हो, उस पर एक वैलिडिटी आई हुई है। उस वैलिडिटी से 6 महीना पहले आप अपना जो है न्यू एप्लीकेशन जब लगाएंगे तो इन प्रोविजंस का आपको बखूबी रूप से ध्यान रखना कि आपको अपना जो एप्लीकेशन है वो इन नए प्रोविजन के अंतर्गत करना है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सवालों के आधार पर अगर जरूरत पड़ती है तो एक डिटेल्ड वीडियो दोबारा भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।